Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, रीट 2020 के लिए सी-टेट भर्ती हेतु और एमपी-टेट भर्ती हेतु ये हिंदी शिक्षण विधियों की ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आज टेस्ट नंबर 12 आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न आज आपको देखने को मिलने वाले हैं और अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए, उसका सॉल्यूशन मैं सॉल्यूशन क्लास में बताता हूं साथियों। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट को। आप पूरा टेस्ट देखिए, मज़ा आने वाला है, बहुत ही शानदार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और व्यापकता। तो देखिए, कौन सी आपको ये देखनी है कि कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। तो मित्रों, वैधता भी मूल्यांकन की विशेषता होती है। वैधता का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप मूल्यांकन कर रहे हो उसकी पूर्ति होना। वस्तुनिष्ठता भी मूल्यांकन की विशेषता होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि दिया जाता है तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर सही माना जाएगा। व्यापकता का मतलब होता है कि जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण विषय वस्तु में से प्रश्न होना चाहिए। लेकिन आत्मनिष्ठता ऐसी कोई मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है, इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 3 है यहाँ पर वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है? सूत्र प्रणाली, गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो साथियों देखिए, अर्थबोध प्रणाली और गीत प्रणाली तो ये तो कविता शिक्षण की मुख्य विधियों के अंतर्गत आ जाती है। अब व्याख्या प्रणाली है, ये भी कविता शिक्षण की ही प्रणाली है। लेकिन जो सूत्र प्रणाली है साथियों, ऐसी कोई भी प्रणाली कविता शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा। सूत्र प्रणाली कविता शिक्षण की प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। जो सीसीई में आपने शब्द सुना होगा व्यापकता, तो व्यापकता शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन कौन सा अर्थ नहीं है? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता और प्रश्नों की व्यापकता। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कि सीसी में जो व्यापकता शब्द है उसका क्या मतलब नहीं है। राइट आंसर बताइए। मित्रों देखिए, व्यापकता का मतलब विषयों की व्यापकता भी होता है, उपकरणों की व्यापकता भी होता है और दायरे की व्यापकता भी होता है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता नहीं होता है। मित्रों देखिए, प्रश्न तो कम भी हो सकते हैं लेकिन उनके आंसर बड़े रहेंगे तो उत्तर के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए प्रश्नों की व्यापकता का अर्थ नहीं होता है। आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वो सही रहेगा, प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। कहानी शिक्षण का पूर्व प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन करना, बालक में तर्क व चिंतन क्षमता का विकास करना, बालक को बोलने के अधिक अवसर देना और बालकों में कहानी के प्रति रुचि जागृत करना। तो साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना और फिर आंसर देना है। क्या पूछ रहा है? कहानी शिक्षण का पूर्व प्राथमिक स्तर पर। तो साथियों पूर्व प्राथमिक स्तर का मतलब क्या है? जो नर्सरी स्तर होता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो नर्सरी स्तर में तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें तर्क और चिंतन क्षमता कैसे विकसित होगी क्या? जब उनकी उम्र ज़्यादा होगी तभी उनमें तर्क और चिंतन क्षमता का विकास होगा। पूर्व प्राथमिक स्तर पर तो आप तर्क चिंतन क्षमता का विकास नहीं कर सकते, इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। बाकी मनोरंजन करना होता है उद्देश्य, अधिक अवसर मिले बालकों को बोलने के लिए, उनमें कहानी के प्रति रुचि जागृत हो, तो ये तो उद्देश्य होते हैं। लेकिन तर्क और चिंतन क्षमता का विकास करना कहानी शिक्षण का पूर्व प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होता है। दूसरा ही विकल्प सही है साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न 5। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। तो साथियों देखिए, सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है? स्वर के साथ किए गए वाचन को ही
सस और वाचन कहते हैं। और तो मित्रों आपको ये देखना है सस और वाचन का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य है। तो बोल बोल कर पढ़ना ये तो उद्देश्य नहीं है, द्रुत गति से इससे पढ़ा नहीं जाता, तो तीसरा और चौथा विकल्प तो गलत हो गया। अब आपके सामने पहला और दूसरा विकल्प बचा है। तो पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन यह पर्सनल पद्य शिक्षण नहीं कहा है। तो मित्रों इसलिए आपका बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना सही आंसर रहेगा। विकल्प 2 आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न 6, अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं जिनका निर्माण शिक्षक करते हैं, क्या वो अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं? जो मौखिक रूप से लिए जाते हैं क्या वो अधिक होते हैं विश्वसनीय परीक्षण? ये जो आत्मनिष्ठ होते हैं या जो प्रमापीकृत होते हैं? तो साथियों जो परीक्षण प्रमापीकृत होते हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रमापीकृत परीक्षण का मतलब होता है कि जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आपका चौथा विकल्प सही है। जैसे 10th 12th का जो पेपर है वो उसका निर्माण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करती है, तो साथियों वो प्रमापीकृत परीक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण है रटना, सार्थक अभ्यास, अनुकरण की कुशलता और व्याकरण के नियम। तो साथियों देखिए आपका प्रथम विकल्प तो गलत हो गया बिल्कुल। रटना तो भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने 3 विकल्प बचे, सार्थक अभ्यास, अनुकरण की कुशलता और व्याकरण के नियम। तो साथियों देखिए इसमें सबसे बेस्ट आंसर रहेगा आपका सार्थक अभ्यास। सार्थक अभ्यास के माध्यम से भाषाई कुशलता, भाषा में आप कुशलता प्राप्त कर सकते हो। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न 8, उच्चारण का अभ्यास कब कराया जाता है? आदर्श वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय, अनुकरण वाचन करने के बाद और अनुकरण वाचन करते समय। तो मित्रों देखिए उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है जब छात्र अनुकरण वाचन कर लेता है उसके बाद में। तो अनुकरण वाचन करने के बाद में उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। अनुकरण वाचन तो कौन करते हैं? छात्र करते हैं। आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है। तो आदर्श वाचन कर लिया अध्यापक ने, उसके बाद छात्रों ने अनुकरण वाचन कर लिया। और जब अध्यापक को लगता है कि यार बच्चों के ये शब्द बोलने में दिक्कत होती है तो फिर उसका अभ्यास कराया जाता है उच्चारण करने का। इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, अनुकरण वाचन करने के बाद ही उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 9, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है पद्य, कहानी, गद्य और नाटक। तो साथियों देखिए श्रोता मतलब सुनने वाले के मनोभाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपके पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण जैसे कविता वगैरह है, छंद है, दोहे हैं, ये चीज़ें आ जाती है। बाकी कहानी, नाटक ये तो किसके भेद है? ये तो गद्य के ही भेद है। इसमें मनोभाव की अगर बात करें हमेशा तो वो पद्य शिक्षण में ही होता है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न 10, गद्य साहित्य का आशय होता है अनुभूति होना, ज्ञान होना, एक व दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, एक व दो दोनों, मतलब अनुभूति होना भी और ज्ञान होना भी, ये गद्य साहित्य का आशय होता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। आपके 11वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन, सस्वर पठन, आदर्श वाचन और रसानुभूति। तो देखिए एक ऑप्शन आपका ये गलत ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि रसानुभूति, भावानुभूति ये तो पद्य में होता है। अब आपके सामने 3 विकल्प बचे, आदर्श वाचन, सस्वर पठन और मौन पठन। तो मित्रों देखिए गद्य की बात की जाए तो गद्य में सबसे ज़्यादा महत्व होता है मौन पठन का। मौन पठन का मतलब क्या होता है? बिना होठ हिलाए चुपचाप मन ही मन में पढ़ना। और ये गद्य शिक्षण में इससे आप इसका जो अर्थ है, जो भी आप पढ़ते हो उसका अर्थ भी जल्द ही समझ सकते हो मौन पठन के माध्यम से।
और किसी भी विषय वस्तु को भले उसका आकार बहुत बड़ा हो, लेकिन आप उसको कम समय में ही पढ़ सकते हो। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12, कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? अभिनय, दीपावली पर लेख, कहानी, कथन और संवाद। तो राइट आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर आपका सही आंसर है दीपावली पर लेख, क्योंकि ये तो लेख का मतलब क्या हुआ, लिखना हो गया ये तो फिर ये मौखिक कैसे हुआ? तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है। बाकी संवाद मौखिक रूप से किया जाता है, अभिनय, कहानी, कथन ये सभी मौखिक के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन दीपावली पर लेख मतलब लिखना हो गया, तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है, ये मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 13, प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक अध्यापक को सुनता है, वार्तालाप सीखता है, विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है और पाठ को सुनने लगता है। तो साथियों प्रस्तावना के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। प्रस्तावना क्यों करवाई जाती है? ताकि विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए छात्र तैयार हो जाए, इसलिए ही प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न 14, भाषा प्रयोगशाला है भाषा उपकरणों से युक्त कक्ष, भाषा शिक्षण कक्ष, भाषा उद्बोधन कक्ष और भाषा निर्देशन कक्ष। तो यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला का मतलब होता है जो कक्ष भाषा उपकरणों से युक्त हो उसको ही भाषा प्रयोगशाला कहा जाता है, मतलब जिसमें भाषा संबंधी जो उपकरण हैं वो सभी मौजूद होने चाहिए। इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है। और मित्रों आज का आखिरी और प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15, वह कौशल कौन सा है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन। तो साथियों ज्ञान को स्थायी करने वाला कौशल आपका होता है लेखन कौशल। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। कमेंट करके जाए कैसा लगा आपको टेस्ट पेपर, और किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट हो तो वो भी जरूर कमेंट करके जाए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।